लोकसभा चुनाव का उद्घोषणा हो चुका है और ऐसे में वाराणसी में जिला प्रशासन नामांकन की तैयारियों में अब पूरी तरह से जोर शोर से लग गया है। वाराणसी में 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी, जो 13 मई की शाम तक और 14 मई की सुबह संपन्न होगी। लेकिन अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक अजय राय को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन गुरुवार की देर शाम वाराणसी में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां बहुजन समाज पार्टी ने पहले से प्रत्याशी घोषित अतहर जमाल लारी का टिकट काट करके सैयद अली मंजू को टिकट दिया था और वह सैयद अली मंजू पूरी जोर शोर से तैयारियों में लग गया था, चुनाव की प्रक्रिया में लग गया था और नामांकन की तैयारी कर रहा था। और यह माना जा रहा था कि 8 तारीख को जो ऑफिशियली जानकारी हुई उसमें उनका नामांकन था। लेकिन गुरुवार की देर रात बहुजन समाज पार्टी ने अप्रत्याशित घटना को अंजाम देते हुए सैयद अली मंजू का टिकट काट करके पुनः अतहर जमाल लारी पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बहुजन समाज पार्टी नामांकन तक क्या फिर वही प्रत्याशी रखती है या प्रत्याशी बदलती है। भारत एक्सप्रेस के लिए बिमलेंद्र राय, वाराणसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद इंदौर में महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही महिलाओं का अपमान करने का रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की हो। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। इसके बाद महिला मोर्चा की कई महिलाएं जीतू पटवारी के निवास पर पहुंची। दोपहर में चिलचिलाती धूप में उन्होंने निवास तक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पुलिस के लगे बैरिकेड को धकियाते हुए महिला मोर्चा की महिलाएं जीतू पटवारी के निवास तक पहुंचने में सफल रहीं और निवास के बाहर जाकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की, वहां लगे पोस्टर भी फाड़ दिए। हालांकि पूरे मामले में जीतू पटवारी माफ़ी मांग चुके हैं। चूँकि चुनाव का माहौल है तो राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। जीतू पटवारी का इमरती देवी को दिया गया बयान कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं सहित जीतू पटवारी पर हमलावर है। जगह जगह बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के महिला विरोधी चरित्र को बताया जा रहा है और अब बीजेपी ने सड़कों पर भी आने का ऐलान कर दिया है। तीसरे और चौथे चरण का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं मामला बढ़ते देख के जीतू पटवारी ने हालांकि इस मामले में माफ़ी मांग ली है और कहीं ना कहीं इस विवाद को थमने की बात कही है। मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के इस माहौल में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में ये मुद्दा कितना गंभीर परिणाम कांग्रेस को दे पाता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। रायबरेली के लोकसभा के चुनाव में रोचकता बढ़ गई है। कारण साफ है कि एक और जहां मां की विरासत बचाने के लिए राहुल गांधी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिनेश सिंह है, जो योगी सरकार के मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के दुर्ग में हम सेंध लगा देंगे। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि यह किला बचा रहेगा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, रायबरेली। कानपुर में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि कानपुर में चौथे चरण के तहत 13 मई को कानपुर और अकबरपुर की लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए। आपको बता दें कि कानपुर की जो सीट है वो कानपुर और बुंदेलखंड लोकसभा 2014 के बाद से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि भाजपा जो है लगातार कानपुर की आसपास की सीटों पर भी जीत का दावा करती है।
इसी के तहत कल कानपुर में पीएम का रोड शो भी है और हम खड़े हैं इस वक्त गुमटी गुरुद्वारा पर, जहां पर जो पीएम है वो सबसे पहले आकर इसी गुरुद्वारे में यहाँ पर मत्था टेकेंगे। और आप देख सकते हैं ये गुमटी गुरुद्वारा है। जब से पीएम के आने का जो है प्रोटोकॉल शहर के प्रशासन को मिला है, लगातार जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्पाइकर्स आ चुके हैं और पूरी जो सुरक्षा है उसके चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। कानपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए जेबा खान। करनाल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को आज पंचकुला जिला कोर्ट ने बेल दे दी। उन्हें पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर एक फ्लैक्स लगाने के मामले में जो मामला दर्ज हुआ था उस पर पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित किया था, क्योंकि पंचकुला कोर्ट के बार बार सम्मन किए जाने के बावजूद दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसको लेकर कल उन्होंने अपने बेल के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें निर्देश दिए कि पहले वो पंचकुला कोर्ट में जाकर सरेंडर करें। और हाई कोर्ट की बात को मानते हुए आज दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पंचकुला जिला कोर्ट में सरेंडर किया और सरेंडर करते ही उन्हें इस बेलेबल ऑफेंस वाले केस में पंचकुला कोर्ट ने बेल दे दी। उनके वकील का कहना था कि चूंकि मामला बेलेबल था और कई बार सम्मन दिए जाने पर वो अपनी व्यवस्था के कारण नहीं हाजिर हो पाए थे, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। और जब आज वह कोर्ट में प्रस्तुत हुए तो कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल लोकसभा में सीना ठोक कर प्रचार करने की बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने हाथ में भारत का संविधान लेकर अपनी तस्वीरें खिंचवाई और उनका कहना था कि जिस तरह से बीजेपी ने एक झूठा मुकदमा डालकर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लोगों के द्वारा जिस तरह से उन्हें भगौड़ा घोषित करने का प्रचार किया जा रहा था, न्यायालय ने उन्हें न्याय दिया और आने वाले वक्त में ये मामला भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सभी जगहों पर सभी पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने की हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों की तरफ से जो नामांकन है वो भी दाखिल किया जा रहा है, क्योंकि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। ऐसे में मुंबई की उत्तर मध्य लोकसभा सीट से उज्जवल निकम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने मैदान में वर्षा गायकवाड़ को उतारा है। हालांकि उज्जवल निकम जो हैं वो चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं, लेकिन इसका जो अनुभव है वो वर्षा गायकवाड़ को सबसे पहले है। ऐसे में बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है, जनता को एकजुट करने की जो कोशिश है वो कर रही है। फिर चाहे मुंबई की वो उत्तर मध्य लोकसभा सीट हो या फिर बाकी सीट, सभी सीटों पर बीजेपी के जो नेता हैं वो जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता को अपने साथ में जोड़ रहे हैं। वहीं अगर हम वर्षा गायकवाड़ की बात करें तो उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जो कि टक्कर देने वाली हैं उज्जवल निकम को, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है। ऐसे में जिस तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से, फिर चाहे वो शिवसेना है, बीजेपी हो, कांग्रेस, सभी जनता को एकजुट करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। ऐसे में 4 तारीख को नामांकन का जो पर्चा है उसकी जांच होगी। इसके साथ ही 6 मई को जिनको अपना नाम वापस लेना है नामांकन से वो ले सकते हैं और 18 मई को प्रचार करने का आखिरी दिन होगा और 20 मई को मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से सभी जो पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर पर जनता को आके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना फायदा मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें नूंह समेत गुरुग्राम और अन्य जिलों के लोग भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। वहीं मंच को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर ने जहां लोगों से वोट की अपील की, तो भाजपा के द्वारा उनको भारी कैंडिडेट कहे जाने वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि ना तो मैं भारी हूं और ना ही भारी हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुरुग्राम में 10 साल में विकास के कार्य हुए हों, अगर समस्याओं का समाधान हुआ हो तो उनको वोट ना दे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर
बीते 10 साल में गुरुग्राम में विकास के कार्य नहीं हुए और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उनको वोट जरूर दें। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर दावत लेने नहीं, लोगों के दिल में बसने के लिए आया हूँ। हालांकि ये तो 25 मई को ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार जनता किसको अपना मत देकर दिल्ली तक का सफर तय कराती है। दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। आज दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले एक विशाल रोड शो का आयोजन उनके द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील की कि रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुनाव जिताना है और वे एक अच्छे उम्मीदवार हैं। बता दें कि इस सीट से पहले 2 बार रमेश बिधूड़ी सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को दे दिया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली विधानसभा में और एक मंझे हुए और पुराने वरिष्ठ नेता हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी नहीं लड़ रहा है, साउथ दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और मैं बार बार कह चुका हूँ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पूरी दिल्ली में 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट पड़ने वाला है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या रमेश बिधूड़ी का टिकट कटने के बाद जो गुर्जर समुदाय है, क्या उसकी नाराजगी को भी रामवीर सिंह बिधूड़ी को झेलना पड़ेगा या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिलकर उनकी नैया पार लग जाएगी। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह ने आज नामांकन फाइल। हालांकि बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी तो दूर की, पर इसको लेकर एक नया विवाद जन्म ले चुका है। विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पे कहा कि ये बीजेपी की परिवारवाद की नीति है और ये साफ तौर पे कैसरगंज लोकसभा सीट पर देखा जा सकता है, जहां बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है। अब इसको लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने सपा और कांग्रेस पर तमाम तरह के परिवारवाद के आरोप लगाए, जिसमें भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये परिवारवाद का जो मसला उठा है वो कितनी दूर तक जाएगा, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट है तो 20 मई को यहाँ पे मतदान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, गोंडा। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू का चरवाहा विद्यालय एक बार फिर से मुद्दा बन गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि जिन बीज उत्पादन केंद्रों को लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा विद्यालय बना दिया, वहां से नीतीश कुमार ने नई शुरुआत कर दी, यानी उन चरवाहा विद्यालयों को एक नया स्वरूप देकर बीज उत्पादन केंद्र बनाया और बिहार को कर्मन पुरस्कार दिया गया। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जिस अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को छला, शोषितों को छला और चरवाहा विद्यालय खोला, क्या उनके बच्चे मीसा भारती और रोहिणी आचार्य वहां पढ़ी या सिर्फ गरीबों के नाम पर धोखाधड़ी हुआ? कहीं ना कहीं चरवाहा विद्यालय के जरिए जेडीयू लालू प्रसाद यादव पे निशाना साधते हुए तेजस्वी से सवाल कर रहे हैं कि इन चरवाहा विद्यालयों के जरिए लालू प्रसाद यादव बिहार में क्या कॉन्सेप्ट देने वाले थे और क्या इस कॉन्सेप्ट के जरिए वहां से पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या यूपीएससी क्वालिफाई किए? इन चंद सवालों के जरिए नीरज कुमार ने तेजस्वी से कई सवाल पूछे हैं और इन तमाम सवालों का आशय मात्र यही है कि जो लालू का मॉडल है वो बिहार में विकास नहीं विनाश की ओर ले जाएगा। और पिछले 15 वर्षों में लालू प्रसाद ने जो कुछ किया है इसका हवाला देते हुए नीरज कुमार ने जमकर हमला बोला है। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन से पहले प्रवीण खंडेलवाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उनकी इस जनसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने भी हिस्सा लिया। एक जनसभा को संबोधित किया पीयूष गोयल ने और उसके बाद एक रोड शो निकाला। ये रोड शो काफ़ी भव्य रहा, जिसमें जो आतिशबाजियों से, बैंड बाजे से लेकर के सारे रंग जो है वो दिखाई दिए। इस लंबे रोड शो के बाद प्रवीण खंडेलवाल ने अपना नामांकन किया। प्रवीण खंडेलवाल की अगर बात करें तो व्यापारी वर्ग पर उनका दिल्ली में अच्छा खासा प्रभाव है
और वक्त वक्त पर वो व्यापारियों की बातें जो है वो सरकार तक लेकर आते रहे हैं, उठाते रहे हैं। इसको लेकर के उम्मीद ये की जा रही है कि प्रवीण खंडेलवाल जो अपना भाग्य आजमाने के लिए इस चुनावी मैदान में पहली बार निकले हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने लिए सफलता की उम्मीद है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ कोमल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के साथ ही राज्य में चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने चाईबासा में सिंहभूम की प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिस जनसभा में उन्होंने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि सोरेन परिवार पर कई तरह के इशारों में तंज कसे और राज्य की वर्तमान हालत और जो पूरे तरह से परिवारवाद की राजनीति है उसके बारे में कई ऐसी बातें कही जो पहले भी उन्होंने कई चुनावी सभाओं में कही है। इसके साथ ही उनका रोड शो का कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और ये 2 कार्यक्रम ही आज प्रधानमंत्री का मुख्य रूप से था। कल पलामू और सिसई में भी उनकी जनसभा होनी है और इन जनसभाओं को लेकर के न सिर्फ बीजेपी में बल्कि यहाँ की जनता में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। चाईबासा की सभा में भी जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की थी, उन तैयारियों का असर तो दिखा ही, साथ ही नरेंद्र मोदी के औरे का कहीं न कहीं असर दिखा। लोग काफ़ी उत्साह के साथ उनके भाषण को सुनने के लिए आए और उनकी बातों को ध्यान से सुना, गौर किया। उन्होंने भी जिस तरह से अपने प्रचार में अपने 400 पार के वादे की 400 पार की जो बातें हैं उन बातों को फिर से एक बार दोहराया। वहीं उन्होंने जनता को ये भरोसा दिलाया कि तीसरी बार की उनकी सरकार भी बीते 2 बार की तरह जो है एक बेहतर शासन प्रशासन देने का काम करेगी। कल पलामू और सिसई में उनकी जनसभा को लेकर खासा उत्साह है। पार्टी ने पूरी तैयारी की है। आसपास में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां को कहीं न कहीं लक्ष्य करके ये चुनावी सभाएं रखी गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट का जो नामांकन है 5वें चरण में चुनाव होना है और आज से नामांकन का जो दौर है वो थम गया है। अब आपको बता दें, जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया जो है वो भी पूर्ण हो चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट जिस तरह मिल रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप जो है निषाद पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन ये जांच का विषय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा जिस तरह लगातार ज्ञापन भी दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी का जो गढ़ है पूर्व में कांग्रेस का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट से जीत हासिल की, तो एक बार समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट से जीत का स्वाद चखा है। लेकिन अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि इस बार का जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन के बीच होता है या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके बीच होगा। लेकिन अगर हम बात करें नामांकन की, तो 5वें चरण में जिस तरह लगातार नामांकन होना है और नामांकन का जो दौर है वो आज थम चुका है। 6 तारीख को नामांकन वापसी और नामांकन को जो है सही करने का जो डेट है वो अलायंस की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी झांसी में कि इस बार का जो मुकाबला है वो किस ओर जाता है। लेकिन अगर हम जीत की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जा रहा है तो जीत का जो दावा है वो 2 पार्टियों के बीच है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इन दोनों के बीच जो है वो तकरार देखने को मिल रही है। विवेक राजौरिया, भारत एक्सप्रेस, झांसी। लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे वीवीआईपी सीट पर सियासी पारा दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। जहां एक और रायबरेली में कांग्रेस के कुनबे का जमावड़ा था, राहुल गांधी वहां से नामांकन दाखिल कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी के राजस्थान के बूंदी में एक चुनावी जनसभा के दौरान व्यापारियों को लेकर दिए गए बयान पर रविंद्र जायसवाल ने उन पर कड़ा हमला बोला और उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि व्यापारियों का राहुल गांधी ने अपमान किया है, अब व्यापारी उनको जवाब देंगे।
उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अपने चुनावी जनसभा के दौरान पूरे देश के व्यापारियों और बनियों का अपमान किया है। तो रविंद्र जायसवाल ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलकर सियासत को और गर्म कर दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार होने लगा है। राहुल गांधी पर इस तरीके का बयान दिए जाने पर उन्होंने अब कोशिश की है कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जो प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाने का लक्ष्य है उसे हासिल किया जाए। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।